Hello friends, welcome to my YouTube channel Study Podium. I am निशा वर्मा. फ्रेंड्स, हमने शुरुआत की है एक सीरीज की जो कि इंडियन पॉलिटी पर है. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो वहां से आपको पता होगा कि हमने उसमें शुरुआत की है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. उसमें हमने देखा फ्रेंड्स कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आते हैं ट्रेडर्स के रूप में, फिर किस तरह उन्हें जो है इंडिया के अंदर ट्रेड के एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए जाते हैं. उसके बाद सैन्य विद्रोह होता है, ठीक है, 1858 का. उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप वो जो है ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडिया के गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट अपने हाथों में ले लेता है और ये सब जो है 15 अगस्त 1947 तक चलता है. मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया का गवर्नेंस पूरी तरीके से रहता है जो 15 अगस्त 1947 तक कंटिन्यू रहता है. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वहां पर हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, फिर हमारा संविधान बनता है. हमारा संविधान जो है बना, हमने वहां पर लास्ट वीडियो में देखा कि जब हमारा संविधान बना तो हम देखते हैं कि जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसकी रूट्स जो हैं ब्रिटिश गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं. ठीक, फिर हम इस बात पे आते हैं कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में स्थापित हुआ था उसका लीगल फ्रेमवर्क जो है ब्रिटिशर्स ने किस तरह वो प्रिपेयर किया था. ठीक है, कई इवेंट्स के तहत जो है वो लीगल फ्रेमवर्क तैयार हुआ था. फिर उन इवेंट्स को हमने दो मेन हेड्स के अंडर कवर किया था जो कि है क्राउन रूल और पहला हमारा था कंपनी रूल. ठीक, ये दो थे हमारे. हमने शुरुआत की थी कंपनी रूल से जो उसकी शुरुआत जो है 1773 से लेकर 1858 तक चली थी. उसके बाद क्राउन रूल की बात करी थी हमने जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चला था. लास्ट वीडियो में मैंने कंपनी रूल का डिस्कशन शुरू किया था जिसके अंतर्गत हमने कुछ एक्ट्स पढ़े थे. पहला एक्ट हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, फिर हमने पढ़ा था अमेंडिंग एक्ट 1781 का. उसके बाद मैंने वीडियो को खत्म कर दिया था और आज हम शुरुआत करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से. देखिए फ्रेंड्स, इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. Silent features of this act was distinguished between the commercial and political function of company. देखिए, ये जो एक्ट था इसके अंतर्गत क्या था कि कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे, यानी कि जितने भी आर्थिक और राजनीतिक फंक्शंस थे कंपनी के, उनके अंदर उनको जो है डिस्टिंग्विश कर दिया गया, उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था, उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया गया. ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल मैटर्स. ठीक है, देखिए जितने भी कमर्शियल मैटर्स थे, कमर्शियल अफेयर्स थे कंपनी के इंडिया में, उनको जो है मैनेज कर रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, इस एक्ट के अंडर उन सारे मैटर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेज कर रहा था. लेकिन तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, जैसे कि क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल मैटर. अब जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स थे उनको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल. तो जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स थे उनको डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा मैनेज किया जा रहा था. ठीक है, तो इस चीज से हम देख सकते हैं कि एक तरीके से जो है डबल गवर्नमेंट की जो है स्टैब्लिशमेंट की गई. ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंतर्गत एक डबल गवर्नमेंट की जो है एक स्टैब्लिशमेंट स्थापना की गई. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एम्पावर्ड टू सुपरवाइज ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस. अब देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे पॉलिटिकल मैटर को मैनेज करने के लिए क्रिएट किया गया था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है, उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है एम्पावर किया गया, उसे इतना जो है शक्तिशाली बनाया गया कि वो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के जो है सिविल और मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे उनको सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी
बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दी गई। ठीक है, जितने भी सिविल मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाएंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में, उन सब की देखरेख जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश पोजेशन से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू के मैटर्स थे वो डायरेक्ट कंट्रोल कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा था। ओके फ्रेंड्स, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के दो जो हैं महत्वपूर्ण जो हैं रीजंस हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट रीजंस हैं इस एक्ट के, जो किस तरीके से है कि पहली बार जो है इस एक्ट के तहत जो है ये देखा गया, ये बात हुई कि भाई ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ये जो एक बात थी कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश पोजेशन की बात की गई। और ये बात कहाँ से की गई कि ब्रिटिश पोजेशन से रिलेटेड जितने भी यानी कि सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रिटिश पोजेशन के ही तो थे, इनकी बात जो है इस ही एक्ट के अंदर की गई। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि ये एक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सुप्रीम कंट्रोल हो गया था कंप्लीटली किसके ऊपर? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अफेयर्स जितने भी थे, जितने भी मैटर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर थे इंडिया में, उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल किसका हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। एक्ट ऑफ 1786, फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अब एक्ट ऑफ 1786। देखिए बेसिकली इस एक्ट में क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस एक्ट के अंदर दो डिमांड्स रखी कि ही प्लेस्ड डिमांड टू एक्सेप्ट द पोस्ट। ठीक है, पहली डिमांड उनकी ये थी, इन स्पेशल केसेस ही वांटेड टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि जितने भी उनके काउंसिल के जितने भी स्पेशल केसेस होंगे, ठीक है, उसमें जो है उनका निर्णय जो है उनकी काउंसिल से ऊपर माना जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी स्पेशल केस होता है तो अगर उनकी काउंसिल जो है यानी कि उनकी परिषद या समिति जो है जो भी डिसीजन देती है तो और वो डिसीजन उनसे अलग होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से अलग होता है, तो उस केस में लॉर्ड कॉर्नवालिस का डिसीजन जो है वो ऊपर रहेगा, उसकी सुपरमेसी रहेगी। ठीक है, तो उन्होंने ये डिमांड जो है रखी। दूसरी डिमांड थी कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। उन्होंने कहा कि वो जो है कमांडर इन चीफ जो है रहेंगे अगर उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। तो उन्होंने जो है ये डिमांड्स रखी कि उन्हें जो है पहला ओवरराइडिंग जो है द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल, ठीक है, उनकी काउंसिल के डिसीजन पर ओवरराइड करने का जो है अधिकार दिया जाएगा स्पेशल केसेस में। और दूसरी बात ये कि उन्हें जो है कमांडर इन चीफ जो है बनाया जाएगा। देखिए, और एक्ट ऑफ 1786 के अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने और उनकी जो है ये दोनों डिमांड्स जो हैं वो एक्सेप्ट की गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अब इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में देखते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जितने भी अधिकार, जितनी भी पावर्स थी, ठीक है, उसको जो है जितनी भी ओवरराइडिंग पावर्स थी उनको एक्सटेंड कर दिया गया। ओवरराइडिंग पावर का मतलब ये है कि देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जैसे कि आपने पीछे एक्ट में पढ़ा कि एक्ट ऑफ 1786 थी, वहाँ पर जो है उन्होंने जो है डिमांड रखी थी कि उनकी जो काउंसिल होगी स्पेशल केसेस में लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो डिसीजन होगा वो जो है वो ऊपर रखा जाए। ठीक है, तो अब इस तरीके की जितनी भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर्स थी उनको जो है और बढ़ा दिया गया, उन्हें और जो है एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे कि इस एक्ट के अंतर्गत जो है ये कहा गया कि जितने भी गवर्नर जनरल्स होंगे फ्यूचर में, जितने भी गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, या लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो काउंसिल होगी, ठीक है, और प्रेसिडेंसीज के जितने भी गवर्नर होंगे, तो उनके ऊपर जो है उनकी जो पावर्स होंगी उनको जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर्स जो है वो ओवरराइडिंग होंगी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर्स जो है वो सुप्रीम होंगी ओवर गवर्नर जनरल, ठीक है, फ्यूचर में जो भी होंगे, और उनकी काउंसिल
ठीक है, और प्रेसिडेंसीज के गवर्नर। ठीक है, तो इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस की ओवरराइडिंग पावर्स को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नाउ अब दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। इट गेव मोर पावर टू गवर्नर जनरल ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल जो रहेंगे, ठीक है, उनकी जो है पावर जो है वो ज्यादा रहेगी किनके ऊपर, प्रेसिडेंसीज बॉम्बे और मद्रास की जितनी जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज होंगी, उनकी जो गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर जो है पावर किसकी ज्यादा होगी, गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल के अंडर जो है वो प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर। देखिए, ट्रेड मोनोपोली यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ट्रेड मोनोपोली, यानी कि हमें पता है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इंडिया में ट्रेडिंग के सारे एक्सक्लूसिव राइट जो है लिए थे। ठीक है, अब जो है इंडिया में जितने भी उनके राइट्स थे, उनकी जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, उसको जो है बढ़ा दिया गया 20 साल के लिए, यानी कि इंडिया के अंदर ट्रेड जो है, व्यापार का जो है अधिकार जो है, एक अधिकार जो है वो किसका रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा अगले 20 साल के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं। कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज अपॉइंटेड। कमांडर इन चीफ, ठीक है, जो होंगे वो गवर्नर जनरल्स काउंसिल के जो है मेंबर नहीं होंगे, यानी कि गवर्नर जनरल्स काउंसिल मतलब गवर्नर जनरल की जो समिति या परिषद जो भी होगी उसका मेंबर जो है कमांडर इन चीफ को नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जब तक उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक जो कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं होंगे गवर्नर जनरल्स काउंसिल के। और आपको पता है कमांडर इन चीफ बनने की डिमांड किन्होंने रखी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी अंडर एक्ट ऑफ 1786। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। मेंबर्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। अब देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो कि अंडर पिट्स इंडिया एक्ट की गई। ठीक है, तो उनको जो है, उनके मेंबर्स को, उनके स्टाफ को जो है, उनका जो पेमेंट है, ठीक है, उनकी सैलरी जो है वो कहाँ से निकलेगी, इंडियन रेवेन्यू से निकलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे साइलेंट फीचर, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में स्टडी। देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज एबॉलिश्ड ट्रेड मोनोपोली। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई, और इसकी बजाय ये किया गया कि ब्रिटिश जितने भी व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापारी जितने भी थे, उनके लिए भारत के बाजार जो है वो खोल दिए गए व्यापार के लिए। मतलब अब जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के बाजारों में व्यापार नहीं करेगी, उसकी बजाय ब्रिटिश व्यापारी जितने भी होंगे वो भी जो है भारत के अंदर जो है आकर व्यापार कर सकेंगे। लेकिन चाइना के साथ जितने भी व्यापार होंगे उस पर जो है एकाधिकार किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का। और चाय के जितने भी व्यापार होगा वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है एजर्टेड द सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी, यानी कि इंडिया के जितने भी क्षेत्रफल पर कंपनी का अधिकार था, वहां पर जो है उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को जो है उस पर जोर दिया गया कि भाई ब्रिटिश क्राउन जो है उसके ऊपर है, कंपनी के जितना भी क्षेत्रफल फैला हुआ था इंडिया के अंदर उसके ऊपर सुप्रीमेसी जो है, संप्रभुता जो है वो किसकी रहे, ब्रिटिश क्राउन की रहे। इस चीज पर जो है इस एक्ट के अंडर जो है वो जोर दिया गया। तीसरे पॉइंट देखते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज आई इंडिया के अंदर, ठीक है, किस चीज के लिए, कि यहाँ के जितने भी लोग थे उनको जागरूक करने के पर्पस से, ठीक है, औचित्य से जो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो इंडिया में आती हैं इस एक्ट के अंडर। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं हम। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट। देखिए,
ब्रिटिश टेरिटरीज, इंडिया में ब्रिटिश टेरिटरीज के अंडर जितने भी इनहेबिटेंट्स रहते थे, ठीक है, उनके जो है बीच जो है वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि पश्चिमी जो एजुकेशन थी, ठीक है, तौर तरीके थे, शिक्षा थी, उसका जो है प्रचार प्रसार किया गया। किसके अंतर्गत? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंतर्गत ये सब किया गया। ठीक है, 5वां पॉइंट देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। देखिए, अब जो लोकल गवर्नमेंट थी वो जो है वहां के लोगों पर जो है वो टैक्स लगाती थी। ठीक है, और इस फीचर के अंडर ये भी था कि अगर कोई व्यक्ति जो है असमर्थ था टैक्स भरने में, जो है वो टैक्स नहीं भर पाता है, तो उसको जो है वहां की लोकल गवर्नमेंट जो है वो पनिश भी करती थी। तो साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट हमने ये पढ़े। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है वो एक जो है सेंट्रलाइजेशन के तरफ जो है एक आखिरी कदम था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में। अब देखिए साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट। पहला फीचर जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जिसके अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश का जो जितनी भी अथॉरिटी, जितनी भी टेरिटरी थी, जितना भी एरिया था जो उनके द्वारा जो है जिसके ऊपर उनका अधिकार था, उसके ऊपर अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास बिकेम डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब देखिए, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसीज के जितने जो भी गवर्नर थे, ठीक है, उनको जो है उनकी लेजिस्लेटिव पावर से वंचित कर दिया गया। ठीक है, और ये सारी लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो किसके अंडर चली गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जितनी भी वैधानिक पावर लॉ मेकिंग पावर्स थी वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। ठीक है, देखिए, द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी लॉ बनते हैं उन्हें जो है एक्ट कहा गया, और इससे पहले जितने भी लॉज थे उन्हें जो है वो रेगुलेशंस कहा जाता था। ठीक है, 4th पॉइंट पर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, वो अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। ठीक है, प्रशासनिक जो है वो एक उसका फंक्शन पूरी तरीके से प्रशासनिक हो गया था। ठीक है, देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं। 5वां पॉइंट है जो कि इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत जो है सिविल सर्वेंट्स यानी कि सिविल सर्विसेज का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये कहा गया कि जो इंडियंस हैं उन्हें जो है वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, कि अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, कि कंपनी के अंदर उन्हें भी जो है एम्प्लॉय किया जाएगा। ठीक है, उनको भी जो है ऑफिस में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में जो है जगह दी जाएगी। तो इसलिए जो है सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज लाया गया इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस प्रावधान का जो है विरोध किया, जिसके तहत जो है इसको अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, तो ये साइलेंट फीचर्स थे हमारे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जितने भी चार्टर एक्ट लाए गए उनमें से सबसे आखिरी था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, और ये जो है एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क रहा। ठीक है, अब इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। It was a significant
सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। देखिए ये एक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, इसलिए कहा गया इट वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। ठीक है, अब इसके फीचर्स को स्टडी करते हैं। फीचर्स आर एज फॉलोज। पहला फीचर है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल बिकेम सेपरेटेड। देखिए गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन जो थे उन्हें सेपरेट कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल की जो समिति थी उसके जितने भी लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग जो फंक्शंस होंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, वो जो है सेपरेट कर दिए गए। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर ही जो है 6 मेंबर्स को और जो है अपॉइंट किया गया, जिन्हें जो है लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा गया। ठीक है, उनको जो है इसके अंदर ऐड किया गया। ठीक है, और इस तरीके से जो है गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके अंदर ऐड की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर देखिए, और इसे जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया। ठीक है, अब देखिए लेजिस्लेटिव विंग जो थी ये काउंसिल की, वो एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट का काम कर रही थी। ठीक है, और इसके जो सारे प्रोसीजर थे वो किस तरह से चलते थे, जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में चलते थे। ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा अपना वर्क करती थी। देखिए दूसरा फीचर देखते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हमने इसमें कवर अप कर लिया। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, द मैकॉले कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन 1854। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया, सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए जो है इसको जो है इसका गठन किया गया। ठीक है, मतलब जो है इंडियंस जो है अब सिविल सर्वेंट्स के तौर पर जो है रिक्रूट किए जाएंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 1854 में इसका गठन किया गया। अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं, एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल अंडर द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन बट द नॉट स्पेसिफाई, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया, बट नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। ओके, देखिए कंपनी रूल जो है उसको जो है एक्सटेंड किया गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट के अंडर जो है कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, लेकिन कब तक बढ़ाया गया इस टाइम पीरियड, ऐसा कोई टाइम पीरियड जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया। मतलब एक तरीके से ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा इंडिकेशन थी कि कंपनी रूल कभी भी जो है खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए इसके अंतर्गत क्या था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, ठीक है, उसके अंतर्गत लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, इनकी जो लोकल गवर्नमेंट थी, इसके अंदर जो है इंडियंस जो हमारे जो इंडियंस हैं उनका भी जो है रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसके अंतर्गत क्या था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी हमारी, जिसके अंदर 6 मेंबर थे, उसके अंदर 4 मेंबर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसा प्रोविजन लाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कि सबसे आखिरी एक्ट था हमारा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि वीडियो नॉलेजेबल है। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे ही नेक्स्ट जो है क्राउन रूल को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।